Hello, children. Myself, Jagdamba Singh, welcomes you all in political science class. We are continuing chapter number 2, which is the rights in the constitution, and this is the 10th pass. इससे पहले प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था। आज हम लोग जानने वाले हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में कि ये प्रिंसिपल्स क्या हैं और इनको क्यों कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, इसके पीछे की कहानी क्या है और ये कौन कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, इनमें से कितने प्रिंसिपल्स को हम लोगों ने अचीव कर लिया और कितने प्रिंसिपल्स अभी भी अचीव नहीं हुए हैं। इन सारी बातों को हम लोग जानेंगे आज के वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको डीपीएसपी भी बोलते हैं शॉर्ट में, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये आर्टिकल 36 से शुरू होता है और 51 तक ये खत्म होता है। इसके बीच में सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आइए शुरू करते हैं कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में इन चीजों को लाया गया। The makers of our constitution know that independent India was going to face many challenges to bring about equality and well-being of all the citizens. जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, वो बहुत ही दूरदर्शी थे। वो बहुत दूर की चीज़ों को समझने की ताकत थी उनमें, और उन्होंने ये देखा कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस बहुत सारे प्रॉब्लम्स इंडियन गवर्नमेंट को फेस करने होंगे, बहुत सारे चैलेंजेस उनको फेस करने होंगे। उन चैलेंजेस में से सबसे पहला चैलेंज था कि इंडिया एक बहुत डाइवर्स कंट्री है, और इस डाइवर्सिटी में अगर इक्वालिटी बनानी है तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और दूसरा कि यहाँ के लोग बहुत ही गरीब हैं, बहुत ही पुअर हैं, तो इनके लिए, इनके वेलबींग के लिए कुछ ऐसा करना जरूरी था जो चैलेंजेस को कम कर पाए। तो द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे, न्यू दैट इंडिपेंडेंट इंडिया वाज गोइंग टू फेस मेनी चैलेंजेस, कि इंडिया आफ्टर द इंडिपेंडेंस, जो गवर्नमेंट आने वाली है, ही इज गोइंग टू फेस मेनी प्रॉब्लम्स, मेनी चैलेंजेस टू ब्रिंग अबाउट इक्वालिटी। सबसे प्रिंसिपल चीज जो था वो थी इक्वालिटी, क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री, डाइवर्सिटी इस कदर यहाँ पर है कि छोटी छोटी बातों में डाइवर्सिटी है, तो वहां पर इक्वालिटी को एस्टैब्लिश करना एक चैलेंज था। और वेलबींग ऑफ द सिटीजन्स, और इंडिया जो है एक पुअर कंट्री थी, और यहाँ पर जो लोग पिछड़े थे, गरीब थे, दबे हुए थे, उनको ऊपर लाने का एक चैलेंज इंडियन गवर्नमेंट के पास होने वाला था। ये उनकी दूरदर्शिता बता रही थी। तो उन्होंने इसके लिए क्या सोचा, दे ऑल्सो थॉट दैट सर्टेन पॉलिसी डायरेक्शंस was required for handling these problems. कुछ डायरेक्शंस हम लोग को इस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने चाहिए, जो डायरेक्शंस आने वाली गवर्नमेंट को हेल्प करे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मेनली हाउ टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पुअर पीपल, पुअर सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री। एट दैट सेम टाइम they do not want future government to be bounded by certain policy decisions. इतना ही नहीं था कि वो ये सोच रहे थे कि कुछ प्रिंसिपल्स को ऐड किया जाए, वो ये भी जान रहे थे कि फंडामेंटल राइट्स ऑलरेडी प्रोवाइड किए गए हैं इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा हम लोग गाइडलाइन के रूप में कुछ अगर दे सकते हैं आने वाले फ्यूचर गवर्नमेंट को, तो वो बहुत अच्छी बात होगी। ऐसा सोचते हुए उन लोगों ने कहा कि ये जो है, ये गाइडलाइंस जो हम लोग देंगे, ये फ्यूचर गवर्नमेंट को बाउंड नहीं करेगी। ये फ्यूचर गवर्नमेंट पे ये नहीं होगा कि इनको लागू करना कंपलसरी है फॉर द कमिंग गवर्नमेंट्स। जो गवर्नमेंट्स आएंगे आगे चल के भविष्य में, उनके लिए ये एक बंधन के रूप में ना हो, उनके ऊपर ये कंपलसरी ना हो, उनके ऊपर ये बाउंडेशन ना हो कि दे हैव टू इम्प्लीमेंट द गाइडलाइंस विच आर गिवन एज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो इसके लिए ये उन्होंने ये माना कि इसको बाउंड नहीं करना है। Some guidelines were incorporated in the constitution but they were not made legally enforceable. और इसके लिए उन्होंने कुछ गाइडलाइंस अवेलेबल करा आने वाले भविष्य के
जो फ्यूचर की गवर्नमेंट होगी उसके लिए कुछ गाइडलाइंस अवेलेबल कराए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होना चाहिए। यानी कि उन्होंने ये प्रावधान भी डाला कि दिस प्रिंसिपल्स आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल अपॉन द गवर्नमेंट। तो लीगली इन्फोर्सेबल का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या है, आइए उसको समझते हैं। दिस मीन दैट इफ अ गवर्नमेंट डिड नॉट इंप्लीमेंट ए पर्टिकुलर गाइडलाइन, वी कैनॉट गो टू द कोर्ट आस्किंग द कोर्ट टू इंस्ट्रक्ट द गवर्नमेंट टू इंप्लीमेंट दैट पॉलिसी। यानी कि जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं या दिए जा रहे हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वो मैंडेटरी नहीं होंगी, यानी कि वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होंगी। यानी कि उसको कोई भी व्यक्ति ये नहीं कर सकता है कोर्ट में जाकर कि कोर्ट इसको रिस्टोर करवाए। जिस तरह से फंडामेंटल राइट्स पे हम लोगों ने पढ़ा कि वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से रेमेडीज दी गई है कि इफ समवन इज वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स, यू कैन गो थ्रू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एंड द कोर्ट विल इंस्ट्रक्ट द गवर्नमेंट टू रिस्टोर द फंडामेंटल राइट। लेकिन यहां पर ऐसी बात नहीं होगी कि आप कोर्ट के सामने जाकर ये नहीं कह सकते कि इन प्रिंसिपल्स को गवर्नमेंट करे, इसके लिए आप कुछ डायरेक्शन दीजिए। तो इसमें कोर्ट का कोई इन्वॉल्वेशन नहीं होगा और कोर्ट किसी तरह का इसमें दखल अंदाजी नहीं करेगी। जिस तरह से अगर गवर्नमेंट चाहेगी अपने प्रयासों से तो धीरे धीरे इन प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करेगी फॉर द बेनिफिट ऑफ द सिटीजन्स। तो ये मतलब इसका निकला कि ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होगा। So a separate list of policy guidelines is included in the constitution and it is called directive principle of the state policy। और इसके लिए गवर्नमेंट उस समय के कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स जो थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स जो थे, दे डिसाइडेड टू पुट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, सम गाइडलाइंस फॉर द फ्यूचर गवर्नमेंट इन द आर्टिकल्स रिलेटिंग टू आर्टिकल 36 to 51 इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इनको उसमें इंक्लूड किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ गाइडलाइन। तो आइए इसको समझते हैं कि उन प्रिंसिपल्स में किन बातों का जिक्र था। तो आइए बच्चों देखते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है क्या। व्हाट डू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल कंटेंट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या चीज़ें शामिल हैं। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिस्ट मेनली 3 थिंग्स। इसमें मेनली 3 बातों का जिक्र है। द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव दैट वी एज अ सोसाइटी शुड अडॉप्ट। इसमें बताया गया है कि कौन से गोल्स और कौन से ऑब्जेक्टिव ऐसे हैं जिनको एक सोसाइटी को अचीव करना चाहिए। सर्टेन राइट्स दैट इंडिविजुअल शुड इंजॉय अपार्ट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स। यानी कि फंडामेंटल राइट्स के अलावा और कौन से राइट्स इंडियन सिटीजन्स के लिए होने चाहिए, ये बातें भी इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में बताई गई। सर्टेन पॉलिसी दैट द गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट। और गवर्नमेंट से ये कहा भी गया है कि अगर संभव हो तो आप इन पॉलिसीज को जरूर इम्प्लीमेंट करें। तो आइए देखते हैं कि 75 साल होने जा रहे हैं या हो चुके हैं हमारे संविधान में, हमारे संविधान को बने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अडॉप्ट किए गए हैं आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो सम ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इम्प्लीमेंटेड बाय आवर गवर्नमेंट, जैसे कि जमींदारी एबोलिशन बिल। पहले के ज़माने में ज़मींदारी चलती थी, यानी कि एक लैंडलॉर्ड होता था, उसके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते थे, तो वो ज़मींदार होता था, तो उसके पास बहुत सारे खेत होते थे। तो जमींदारी एबोलिशन एक्ट जब पास हुआ तो ये निश्चित कर दिया गया कि 10 एकड़ 12 एकड़ ऐसे कुछ ज़मीन से ज़्यादा वो अपने पास नहीं रख सकता है, और फिर बाकी जो ज़मीन हुई उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया अमंग द पुअर्स। तो जमींदारी एबोलिशन बिल पास किया गया गवर्नमेंट की तरफ से। नेशनलाइज्ड बैंकों को नेशनलाइज्ड किया गया। इनएक्टेड इनॉर्मस फैक्ट्रीज लॉज, बहुत सारे फैक्ट्रीज लॉज लाए गए जिससे मजदूरों के लिए बहुत सहूलियत हुई। फिक्स्ड मिनिमम वेजेस तय किए गए कि कम से कम इतना वेज सबको मिलना चाहिए, ये एक फिक्स्ड मिनिमम वेज गवर्नमेंट की तरफ से तय किए गए। कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री वे प्रमोटेड, और कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्री को प्रमोट किया गया इंडिया में। एंड प्रोविजंस ऑफ रिजर्वेशन फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए पढ़ाई में और नौकरी में रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया बाय द गवर्नमेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। और फॉर्मेशन ऑफ पंचायती राज, गांव में पंचायती राज का फॉर्मेशन किया गया।
पार्टियल राइट टू वर्क अंडर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, एक गारंटी प्रोग्राम की 100 दिन सबको कम से कम हर मजदूर को काम मिलेगा, मनरेगा के तहत एक प्रोग्राम चलाया गया गवर्नमेंट की तरफ से। एंड मिड डे मील स्कीम, और बच्चों को गवर्नमेंट विद्यालयों में उनको लंच दिया जाता था, मिड डे मील के रूप में लंच दिया जाता है, आज भी दिया जाता है। सम डायरेक्टिव प्रिंसिपल येट टू इम्प्लीमेंट बाय गवर्नमेंट, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स रह गए हैं जो अभी तक इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट नहीं कर पाई है, उसको भी देखते हैं। कि राइट अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, जो इकोनॉमिकली लोग एक्सप्लॉयट किए जाते हैं आर्थिक रूप से, उस पर कोई रोक अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से नहीं लग पाई है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी तक लागू नहीं हो पाया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये कहता है कि एक ही कानून सब पे लागू होना चाहिए। तो क्रिमिनल लॉज या सिविल लॉज तो लागू होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लॉज हैं जो रिलीजन के आधार पे हैं, तो उनको भी ख़त्म करके एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात है। और प्रोहिबिटेशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ अल्कोहलिक लिक्वर, और शराब की खरीद और पीने पे कोई कानून अभी तक नहीं बन पाया है। तो उम्मीद है कि गवर्नमेंट इन सब चीज़ों पर भी कोई लॉ बना करके ले आएगी भविष्य में, और सारे प्रिंसिपल्स जो दिए गए थे उनको अचीव कर लिया जाएगा बिफोर 100 years ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो बच्चों, आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।